ओके विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 में कक्षा 10 विज्ञान में चैप्टर नंबर 12 विद्युत पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विद्युत क्या है, तो आप सबको पता है कि विद्युत क्या है और किस लिए होता है। हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं। तो विद्युत ये आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों में, विद्यालयों में, अस्पतालों में, उद्योगों में, ऐसे ही अन्य संस्थाओं में विविध उपयोग के लिए नियंत्रित कर सकते योग्य सुविधाजनक ऊर्जा के रूप में है। क्या है जिससे विद्युत बनती है, विद्युत किसी विद्युत परिपथ में कैसे प्रवाहित होता है, कौन से कारक होते हैं जो किसी भी विद्युत परिपथ की धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करते हैं। इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव तथा इसके अनुप्रयोग के बारे में भी चर्चा करेंगे। किताब में पेज नंबर 221 पर सबसे पहला पॉइंट 12.1 विद्युत धारा और परिपथ। भाई विद्युत धारा और परिपथ के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे बोर्ड पर लिखे हुए हैं जो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले, किसी भी टॉर्च या सेल में बैटरी अथवा जब उचित क्रम में रखी जाए तो टॉर्च के बल्ब को दीप्त यानी प्रकाशित करने के लिए आवेश का प्रवाह अथवा तो विद्युत धारा प्रदान करता है। कोई बैटरी, आपने गांव में देखा होगा टॉर्च होती है, वो टॉर्च चालू कब होती है विद्यार्थी मित्रों, उसमें आपको सेल या पावर लगाना पड़ता है। सेल या पावर लगाते ही हम स्विच ऑन जब करते हैं ना, तो ऊपर का भाग होता है ना धन की ओर से ऋण की तरफ विद्युत प्रवाह प्रसार होने लगता है। टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसकी स्विच को ऑन किया जाए। स्विच को ऑन करेंगे तो उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। स्विच सेल तथा बल्ब के बीच का चालक संबंध जोड़ता है। किसी विद्युत धारा में सतत तथा बंद परिपथ ही विद्युत परिपथ कहलाता है। किसी भी विद्युत परिपथ स्विच हम ऑन करते हैं तब पूरा परिपथ बंद हो जाता है और बंद होने पर ही विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता है। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आवेश में विद्युत प्रवाह जो बहता है उसका मूल कारण ये है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। हमने देखा है कि बहुत सारे तत्व यानी धातु और धातु तत्व है, तो उसके अंदर ये जो तत्व है, तत्व के अंदर हमने देखा था कि एक परमाणु होता है। हर एक के अंदर परमाणु होता है। परमाणु के अंदर एक छोटा सा गोला होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित रखता है, न्यूट्रॉन बीजभार रहित है, जबकि इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन और ऋण आवेशित होते हैं। तो किसी भी तत्व के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हम विद्युत धारा उसमें प्रवाहित कर सकते थे। लेकिन पहले के जमाने में जब विद्युत की खोज हुई थी ना, तब के वैज्ञानिकों को तत्व के अंदर रहे परमाणु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनको तो ऐसा ही पता था कि धन विद्युत भार, धन की वजह से विद्युत प्रवाह धारित होता है, धन आवेश के मतलब से। लेकिन आधुनिक समय में धीरे धीरे खोज हुई और खोज होने के बाद पता चला कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण प्रोटॉन धन विद्युत भार नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युत भार है। तो आगे हम जानते हैं, जिस समय में विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रक्षेपण किया गया था तब इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धन आवेश के प्रवाह माना गया और धन आवेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा मानी गई। परिपाटी के अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के जो ऋण होते हैं, विद्युत प्रवाह की दिशा के विपरीत की दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता था। उस समय की बात है। विद्युत इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है उससे विरुद्ध मानी जाती थी। उसके आगे हम किताब में देखें तो पेज नंबर 222 के ऊपर आपको एक सूत्र दिया गया है। सूत्र QI बराबर Q/T बराबर। तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि यदि चालक के किसी भी अनुप्रस्थ के काट में T समय के नेट आवेश में Q प्रवाहित होता है, तब अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित विद्युत धारा I इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ये आपका पहला समीकरण है 12.1। उसके बाद आपको विद्युत परिपथ की रेखाकृति दर्शाई गई है। इस रेखाकृति में कुछ जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं।
आकृति में आप जहाँ यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये चित्र, ये है बैटरी, बैटरी यानी सेल यानी पावर, ये पावर है। यहाँ पे आई विद्युत प्रवाह ऐसे परिपथ में जा रहा है। ये देख रहे हो ये है आपका बल्ब जो प्रकाशित होगा, पर बल्ब कब प्रकाशित होगा, जब विद्युत धारा आगे आती है ए मीटर, इसमें ये ए मीटर होता है ना हमेशा उसका लेफ्ट साइड धन की और राइट साइड ऋण की ओर होता है, बराबर। और आगे जाते हैं तो ये है स्विच, जिसे हम लोग स्विच कहते हैं, के नाम से जानते हैं। और उसके बीच में उसके बीच में ऐसा टपका कर दो है ना, मतलब उसका मतलब होता है स्विच ऑन है। स्विच ऑन होगा तभी विद्युत प्रवाह पूरा परिपथ पूर्ण होगा, और परिपथ पूर्ण होगा तभी ये बल्ब प्रकाशित होगा। यानी समझो कि अगर इसमें से मैं ये बिंदु निकाल दूं तो इसे कहते हैं स्विच ऑफ। ऑफ होना मतलब स्विच बंद होना। स्विच बंद होगा तो विद्युत प्रवाह धारित नहीं होगा, और विद्युत प्रवाह धारित नहीं होगा तो बल्ब चालू नहीं होगा। बल्ब चालू करने के लिए स्विच ऑन करना पड़ता है। ये बिंदु करके मैं स्विच ऑन करता हूँ, बराबर। उसके बाद इस चीज को समझने के लिए नीचे एक उदाहरण भी दिया है, दाखला। तो हम सब दाखले भी देखेंगे इसके अंदर। उदाहरण 12.1, किसी भी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 ए विद्युत धारा 10 मीटर तक प्रवाहित 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो रकम में दो चीज दी है, आई बराबर 0.5, टी बराबर 10 मिनट, जिसको सेकंड में परिवर्तित करें तो 10 गुणे 60 यानी आपकी 600 सेकंड होगी। उसके बाद आपका ये जो सूत्र था वो सूत्र को आई बराबर क्यू अपॉन टी था। अभी आपको क्यू चाहिए तो टी खुद के गुणा में चला जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू आई गुणा टी, ऐसा होगा। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 0.5 ए गुणा 600 एस करने पर 300 कूलम्ब मिलता है। 300 कूलम्ब यानी इतनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। उसके बाद आता है 12.2 विद्युत विभव और विभवांतर। चाहिए विद्युत विभव और विभवांतर क्या है, तो इसके लिए मैं जो आपको पहले एक उदाहरण समझाऊं वो उदाहरण आप ध्यान से समझ लीजिए। समझो कि मेरे पास पानी की 2 टंकियां हैं छोटी छोटी, और वो दोनों इतनी बड़ी नहीं, ऐसा समझो पानी के बाटले नहीं आते अपने क्लासेस पे पानी के बाटले चढ़ाते हैं, वो पानी वाला भाई आता है पानी रख देता है। ऐसे समझो 2 बाटले हो या 2 टंकी हो पानी की, और दोनों आधी आधी भरी हुई है। नीचे मैंने दोनों को पाइप से जोड़ा हुआ है, दोनों एक समान पानी से भरी हुई, तो इस टाकी का पानी इसमें नहीं जाएगा या इस टाकी का पानी इसमें नहीं जाएगा। तो अगर मुझे एक टाकी का पानी दूसरे टाकी में भेजना है तो उसके बीच में क्या करना पड़ेगा, अंतर खड़ा करना पड़ेगा। तो हम अंतर कैसे खड़ा कर सकते हैं कि एक पानी की टंकी को ऊपर रख दे और दूसरी पानी की टंकी को नीचे रख दे और दोनों को पाइप से जोड़ दे। बीच में हम कॉक रखते हैं, कॉक जब बंद होगा तो पानी का प्रवाह एक दूसरी जगह जा नहीं सकता, लेकिन कॉक को जब खोल देंगे तो ऊपर की टाकी का पानी नीचे की टाकी में आना शुरू हो जाएगा। यानी ऐसे आप इन दोनों के बीच में ऊंचाई का अंतर, ऊंचाई में अंतर रख दे, एक टाकी ऊंचाई पे है दूसरी टाकी नीचे, इन दोनों के बीच में अंतर ला दे यानी विभवांतर ला दे, तो इन दोनों के बीच में पानी के पाइप में पानी का प्रवाह चालू हो जाएगा अपने आप। तो ठीक वैसे ही विद्युत परिपथ में होता है। ऐसे इस परिपथ में खाली आप कोई तार से बल्ब को जोड़ देंगे और दूसरा चेहरा ऐसे खुला छोड़ देंगे तो दोनों सिरे खुले हैं, तो दोनों सिरे खुले हैं तो उसमें विद्युत प्रवाह धारित नहीं होगा। इसलिए आपको इसके अंदर विद्युत विभव यानी विभवांतर खड़ा करना पड़ेगा, दोनों के बीच में अंतर लाना पड़ेगा। यानी एक में विद्युत धारा अधिक मात्रा से गुजरे तो दूसरे सिरे पे पहुंचे, तो ये विद्युत विभवांतर का अंतर खड़ा करने का काम सेल या बैटरी करती है। जैसे ही हम दोनों अलग अलग सिरे को बैटरी के एक ऊपर के सिरे और एक नीचे सिरे से जोड़ेंगे, तुरंत विद्युत प्रवाह धारित होगा, प्रसारित होगा, और प्रवाह प्रसारित होने के बाद आपका बल्ब जलने लगेगा। तो उसके आधार पर हमारे कुछ सूत्र है, तो वो सूत्र आपको पेज नंबर 224 पर देखने को मिलते हैं। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतरण बराबर किया गया कार्य W भाग्य आवेश यानी Q। तो सूत्र ऐसा बनता है V बराबर W अपन Q 12.2, उसको 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम, तो 1V इज इक्वल टू 1 JC माइनस 1, अथवा तो 1V इज इक्वल टू J प्रति C, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है उदाहरण 12.2। तो उदाहरण 12.2 में देखो 12V
विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच का 2c आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो रकम में दोनों चीज दी, आपको कार्य यानी W ढूंढना है, तो Q और V का गुणा हो जाएगा। तो W बराबर V गुणा Q, 12 गुणा 2, तो 12 दूनी 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद आता है विद्युत परिपथ में आलेख। तो विद्युत परिपथ में आलेख यानी विद्युत, जब ये हम आकृति बनाते हैं तो आकृति में अलग अलग चिन्ह आते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऐसे सब संज्ञाएं आती। तो उस संज्ञाओं के ध्यान में रखकर किताब में पेज नंबर 225 पर पूरा एक कोष्टक दिया हुआ है। उस कोष्टक को मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्यों? क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है 1 या 2 गुण में, या 3 गुण का एक जोड़का पूछते हैं। इसमें से कोई 3 नाम दिए होते हैं, 3 चिन्ह दिए होते हैं, सही चीज को सही चीज के साथ जोड़ना होता है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, तो ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखो विद्युत सेल, आप देख सकते हैं विद्युत सेल कैसे आकृति है, एक आधा टी बनाने का प्लस और दूसरा एक छोटा टी बाजू बनाने का बीच में जगह, तो इसमें माइनस कर देने का। तो ये एक सेल है, एक बैटरी। दूसरा है बैटरी या सेल का संयोजन, यानी एक से अधिक बैटरी, 2-3 बैटरी लगती हो तब कैसी आकृति होती है, तो 2-3 बैटरी लगती है तो ऐसी आकृति होती है। उसके बाद आता है खुला प्लगिंग कुंजी अथवा स्विच। तो स्विच और कुंजी, तो ये है खुला हुआ, खुला हुआ मतलब स्विच ऑफ है, उसके अंदर बिंदु नहीं किया होगा तो स्विच ऑफ है तो विद्युत प्रवाह धारित नहीं होगा, बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। तो बल्ब प्रकाशित करने के लिए आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा। स्विच ऑन करने का चिन्ह आप देख सकते हो, उसके जैसा ही है लेकिन बीच में टपका किया हुआ है गोल, तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई ये स्विच चालू हो गई। तो बंद, प्लग, कुंजी, स्विच ऑन। उसके बाद आता है तार की संधि। तार की संधि मतलब तार का जोड़ान। हम 2 तारों को जब जोड़ते हैं तो उसको आकृति में ऐसे दिखाते हैं उल्टा की, एक तार ऊपर से सीधा एक तार उसको बिंदु से जोड़ा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर बिंदु से जोड़ा हुआ है, बराबर। उसके बाद छठा आता है बिना संधि के तार का क्रॉसिंग, यानी 2 तार एक दूसरे से जुड़े नहीं, एक तार ऊपर से जा रहा है, दूसरा तार नीचे से जा रहा है, वो दोनों तार एक दूसरे को छू नहीं रहे, तो उसकी आकृति कैसे होती है, देख रहे हो, सीधी लाइन ऊपर से गोला करके करना है। फिर आता है विद्युत बल्ब। तो आप देख सकते हो बल्ब की आकृति दिल के जैसी होती है, हार्ट, बराबर, लेकिन ऐसा गोल कर देगा बीच में, बराबर। उसके बाद आता है प्रतिरोधकता, जिसे अवरोधकता कहते हैं, तो उसकी आकृति ये है। फिर परावर्ती प्रतिरोधकता अथवा तो धारा नियंत्रण, विद्युत प्रवाह का नियंत्रण करे तो उसके लिए ऐसे आड़ी एक लीटी ऊपर तीर मार दीजिए। उसके बाद आता है ए मीटर। तो ए मीटर देख सकते हो, ए मीटर का लेफ्ट साइड प्लस की ओर, राइट साइड माइनस की ओर, ऐसे ही जुड़े। ए मीटर होता है ना, ए मीटर, वो सिर्फ तार के अंदर विद्युत प्रवाह धारित हो रहा है या नहीं हो रहा है इतना ही दर्शाता है। जबकि उसके बाद वाला लास्ट है ना वोल्टामीटर। तो ये जो वोल्टामीटर होता है ना, वो एक कांटा, उसमें लिखा होता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो वो उसमें एक कांटा होता है, वो कांटा 30 पे जाके रुके, जैसे विद्युत प्रवाह चालू कर 30 पे, तो हमें पता चलेगा कि इसमें से विद्युत प्रवाह प्रसार हो रहा है, और कितना हो रहा है, तो 30 आर्मस्ट्रॉन्ग, 30 एम्पियर जितना विद्युत प्रवाह प्रसारित हो रहा है। तो वोल्टामीटर विद्युत प्रवाह का अंक में जवाब बताता है। उसके बाद आता है ओम्स का नियम। किताब में पेज नंबर 226। क्या किसी चालक के सिरे के बीच में विभवांतर और उससे प्रवाहित विद्युत धाराओं के बीच कोई संबंध होता है? आइए क्रियाकलाप द्वारा जाने। तो क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं, सामने है, उसका ग्राफ दिया है कि 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा एल आई और उसके सिरों के बीच का विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इससे ओम का नियम कहते हैं। दूसरे शब्द में उसका सूत्र V चलन I 12.4 अथवा V अपॉन I, वैसा भी सूत्र रख सकते हैं, V अपॉन I बराबर R, अथवा करके V बराबर IR भी बन सकता है 12.5। आप देख सकते हो ये I भाग में कूद के इधर गुणा चला जाए तो V बराबर I है। उसके अलावा R का सूत्र ऐसे लिख सकते हैं कि V अपॉन I, तो ये सूत्र के बाद भी आप I को ऊपर ला दो, R को नीचे ला दो, तो I बराबर V अपॉन R। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्टेज बराबर 1 एम्पियर, तो I बराबर V अपॉन R।
तो 2 12.7 ऐसे 3 सूत्र आपको इसमें से मिलते हैं। ये 1 है, ये 2 है और ये 3। इसका मेन सूत्र ये है, बराबर। ये दूसरा है और ये तीसरा है। ऐसे 3 सूत्र आपको मिलते हैं और इसके आधार पर किताब में कुछ दाखले भी दिए हुए हैं, पर नीचे पढ़ लेते हैं। समीकरण 12.7 से स्पष्ट है कि प्रतिरोधकता प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमण अनुपात में होता है। यदि प्रतिरोधकता 2 गुनी हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाने या बढ़ाना आवश्यक होता है। इस स्रोत को वोल्टा में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा में नियंत्रित करता है, बराबर। इसके लिए जानने में अवयव को परावर्ती प्रतिरोधकता कहते हैं। इस किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ के प्रतिरोधक के परिवर्तन करने के लिए पुनः एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। हम बीच में दिए गए क्रियाकलाप की सहायता से यह चालक की विद्युत धारा में विद्युत चालक में विद्युत पसार करेंगे। उसके नीचे लिखा है क्रियाकलाप में आपने देखा। इस क्रियाकलाप से हमने अवलोकन करते हैं कि विभिन्न अवयवों के लिए विद्युत धारा भिन्न है। और भिन्न क्यों है? कुछ अवयव में विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए सरल प्रवाह प्रदान करती है, जबकि अन्य प्रवाह विरोध करते हैं। जैसे कि तांबे का तार होता है, उसमें विद्युत अधिक मात्रा में प्रवाहित होता है, जबकि लोहे के तार में विद्युत की प्रवाह कम हो जाती है, उसका अवरोध ज्यादा है, प्रतिरोधकता। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी परिपथ में गति के कारण परिपथ में विद्युत धारा बनती है, तथापि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन की गति करने के लिए संपूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते। जिन परमाणुओं के बीच गति करने के लिए उन्हें आकर्षण बल की गति नियंत्रित की जाती है। इस प्रकार से चालक में होकर इलेक्ट्रॉन की गति को उस प्रतिरोधक के द्वारा मंद की जाती है। एक साइज में चालक की प्रतिरोधक कम होती है। अधिक अच्छा चालक होता है तो यह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोधकता लगाता है प्रतिरोधकता कहलाता है। सर्वांग सम साइज का यह अवयव उच्च प्रतिरोधकता लगाता है, हीन चालक कहलाता है। समान साइज का कोई विद्युत रोधी इसमें अधिक प्रतिरोधकता लगाता है। यानी वाहक, अवाहक और मिश्र धातु ऐसे अलग अलग भाग में से अलग अलग विद्युत प्रवाह पसार होती है। इसके बाद हम 12.5 का पॉइंट अगले वीडियो में देखेंगे। अस्तु।